दोस्तों स्वागत है आपका न्यू वे ऑर्थोडोंटिक्स के इस चैनल के ऊपर जहां पर हम बात करेंगे एडवांस डेंटल ट्रीटमेंट्स के ऊपर। हमारा इस टॉक को बनाने का पर्पस इतना है कि लोगों को पता चल सके कि डेंटल में भी बहुत सारी एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गई हैं, बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं। अब ट्रीटमेंट्स और टेक्नोलॉजी तो लेटेस्ट आ गई हैं, लेकिन उनको करने वाले जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं उनके पीछे उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी रिसर्च कितनी है, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, ये बहुत मैटर करती है। तो जिनको आज हमने चूज किया है, डॉक्टर सोमवीर सिंह, जो एक्स पीजीआई और एक्स एम्स हैं और उनके साथ में जुड़े हैं बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स, बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस और उनकी एडवांस डिग्री इस पर्टिकुलर फील्ड में, जिस कारण से हम ये एपिसोड आज बना रहे हैं और आपको वो सारी इंफॉर्मेशन देंगे जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी कि ये इस तरह के ट्रीटमेंट्स भी अवेलेबल हैं। और मेरी कुछ एक ऐसी प्रॉब्लम्स, जैसे एक मेजर आज की डेट में लोगों को प्रॉब्लम है माइग्रेन की, क्या उसका रीजन भी डेंटल का कारण हो सकता है? तो इन सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। तो आइए मिलते हैं डॉक्टर सोमवीर सिंह से। सर वेलकम टू आवर शो। तो सर, एक नॉर्मल जो डेंटिस्ट या डेंटल डॉक्टर होता है, एक ऑर्थोडोंटिक्स, इन दोनों में सर डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में डिफरेंस कोई खास ऐसे देखा जाए डेंटिस्ट्री में लेमन लैंग्वेज में अगर बोलें तो कोई खास ऐसे नहीं रहता कि ये ऑर्थोडोंटिक कोई अलग फील्ड का कुछ हो जाता है। होता है डेंटिस्ट ही है। पहले हम बीडीएस करते हैं, वो जनरल डेंटिस्ट होता है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है। उनमें से एक स्पेशलाइजेशन हमारी है ऑर्थोडोंटिक्स। बेसिकली इससे डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक्स एंड ऑर्थोडोंटिक्स। इसके अंदर हम ऑर्थोडोंटिक्स में दांतों को सीधा करना ये सब, और डेंटोफेशियल ऑर्थोपेडिक मीन्स फेस की हड्डियों को ठीक करना। अगर बच्चा ग्रोइंग एज में आता है तो उन हड्डियों को हम ग्रोथ मॉडिफिकेशन और हैबिट ब्रेकेज से ठीक करते हैं। अगर लेट एज में आते हैं तो हम उनको सर्जिकल मीन्स से ठीक करते हैं। इनको ठीक करने के बहुत सारे फ़ायदे रहते हैं, जैसे सांस लेने में तकलीफ़ है तो उसको ठीक करना, पेशेंट को कुछ हेडेक माइग्रेन्स है तो उनको ठीक करना, स्वेलोइंग ठीक करना। अब सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो डेंटल ट्रीटमेंट्स हैं उन्होंने बहुत लंबा सफ़र तय किया है। कोई टाइम होता था जब प्लास के साथ भी दांत निकाले जाते थे, लोग मतलब डेंटल डॉक्टर के पास जाना सिर्फ इसलिए प्रेफर नहीं करते थे या दर्द होगा, या पहले जब हम रूट कैनाल होता तो उसके बाद 15-15 दिन तो लोगों को पेन ही नहीं खत्म होती थी। आज सर पेनलेस ट्रीटमेंट्स होने शुरू हो गए हैं। आज लोगों को पता भी नहीं चलता कि मैंने ट्रीटमेंट करवाया है और उनको कोई पेन नहीं होती। तो सर आप इसकी जो जर्नी है इसको किस तरह से देखते हैं? ये जर्नी बहुत लंबी रही है। इसके अंदर क्या है, पेनलेस ट्रीटमेंट तो आ ही गए हैं क्योंकि एनेस्थीसिया बहुत इफेक्टिव हो गए हैं। किसी को डर है तो कॉन्शियस सेडेशंस आ गए हैं, नाइट्रस ऑक्साइड के साथ करने लगे हैं ताकि पेशेंट कंफर्टेबल एंड रिलैक्स होकर ट्रीटमेंट कराते हैं। एम्बियंस अच्छे हो गए हैं, मशीनरी एडवांस हो गई है। अब पहले जैसे फॉर एग्जांपल इंप्रेशन लेने के लिए क्ले टाइप कुछ मटेरियल मुंह में डालते थे, आजकल सब कुछ डिजिटल हो गया। जस्ट हम स्कैन करते हैं, लैब को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मिल जाता है। स्पीड अप हो गया है, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता किसी चीज़ के लिए। सब कुछ कंप्यूटर डिज़ाइंड होता है, एवरीथिंग ऑन मॉकअप ट्रायल से। हम पहले कंप्यूटर पे डिज़ाइन करते हैं, फिर पेशेंट को फोटोग्राफ पे लगा के देखते हैं, फिर उसको प्रोसेस करते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम जैसे इम्प्लांट हो गए, उनमें 3-6 महीने तक इंतज़ार करते थे। आजकल इम्प्लांट अर्ली लोड के साथ जल्दी जल्दी रिस्टोर होते हैं। मेटल फ्री क्राउन्स हो गए हैं, कुछ भी बहुत सारी एडवांसमेंट हो गई हैं। आजकल तो सिस्टम इतने एडवांस तक हो गए हैं कि हम फेस पे इलेक्ट्रोड्स वगैरह लगा के, दांतों पे इलेक्ट्रोड्स लगा के हम ये देख सकते हैं कि जो चू हम कर रहे हैं आफ्टर प्रोसीजर और बिफोर प्रोसीजर, वो आपकी मसल्स पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, आपकी डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डालेगा, या पहले कोई ट्रीटमेंट हुआ है उसने क्या क्या आपके ख़राब किया है, क्या नहीं किया है। आपको हेडेक्स हो रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं लगता कि ये अच्छा वो डेंटल प्रोसीजर कराया था, या वो चोट लगी थी, या बचपन में कोई ग्रोथ मॉडिफिकेशन में कुछ इश्यू रह गया, ग्रोथ डिस्टर्बेंस हुई, उसकी वजह से हमें ये सब इश्यूज़ हैं। लेकिन आजकल तो इतनी एडवांस मशीनें हैं, हम उनको लगा के पेशेंट पे चेक करते हैं, देखते हैं कहाँ रूट कोज़ है, उसको हटाओ, ठीक हो जाता है सब। अच्छा सर, एक नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में एक मिथ है कि जो बच्चे निपल बॉटल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत टाइम तक जो बॉटल से दूध पीते हैं, कि उनके दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना एक नॉर्मल बात है। सर ये मिथ है या एक्चुअल में सच्चाई है? ये एक्चुअल में सच्चाई है इसमें, क्योंकि सी जब भी बच्चा ग्रोइंग एज में होता है तो चीक मसल्स एंड टंग ये बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं उसकी जॉ बोन को, उसकी फेशियल मसल्स को, उसको टीथ को डेवलप करने में। अगर हम अंदर से कोई नेगेटिव प्रेशर के साथ कोई चीज़ डालेंगे, टंग नीचे रहेगा तो क्या रहता है, बक्सीनेटर मसल, ये वाले जो मसल्स हैं वो ज़्यादा फोर्स लगाते हैं और हमारी हड्डियों को नैरो कर देते हैं। अब नैरो करेंगे तो टीथ तो उतने ही आने हैं, तो अब जगह है नहीं, तो क्या होगा, वो आगे पीछे होके आएंगे, पहली बात। दूसरी बात, टंग अगर ऊपर रेस्ट नहीं करेगी
पैलेट के ऊपर रेस्ट नहीं करेगी तो क्या होगा, बच्चा नाक से सांस लेने के बजाय मुंह से सांस लेगा। अब मुंह से सांस लेगा, वो फिल्टर नहीं हुई एयर, वो गर्म नहीं हुई एयर, वो साइनस में जाती है तो नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती है, वो नहीं हुई। मतलब और एक अलग अलग एक ट्रैक स्टार्ट हो जाता है इन सब चीज़ों से, कि अगर ब्रीदिंग नाक से बजाय मुंह से ले रहे हैं तो अपने आप में एक ब्रीदिंग डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, टॉन्सिल्स बड़े हो जाते हैं, एडिनोइड्स बड़े हो जाते हैं, मैंडिबल यानी लोअर ये बोन छोटी हो जाती है, ये डेवलप ही नहीं हो पाती, ये बाहर आ जाते हैं टीथ। ये सब इम्पैक्ट आते हैं अगर हम टाइम से बोतल से या निपल से बच्चे को दूर ना करें तो। अच्छा सर, अब बात आती है कि जिन बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं या कई बच्चों के दांत उठे हुए होते हैं, तो उनको दबाने के लिए कहते जाते हैं कि ब्रेसेस लगाए जाएँ, और जो बच्चे हैं वो ब्रेसेस नहीं लगाना चाहते कि उनको लगता है मेरी फोटोग्राफ अच्छी नहीं आएगी या लोग चिढ़ाएंगे या कुछ करेंगे। तो सर अगर इस ट्रीटमेंट्स में इतने ज़्यादा एडवांसमेंट आ गया, तो कुछ ऐसा एडवांस ट्रीटमेंट भी आ गया कि आज ब्रेसेस ना लगाने पड़े? यस, होता है, इसको हम अलाइनस बोलते हैं। ये ट्रांसपेरेंट ट्रेज रहती हैं, ये पूरा कंप्यूटर से डिज़ाइन प्रोग्राम होता है। इसमें कुछ सेट ऑफ ट्रेज आ जाते हैं अलाइनस के, जो हम हर वीक पे ऐसे चेंज करते जाते हैं। जैसे जैसे चेंज करते हैं वैसे वैसे दांत सीधे होते जाते हैं। इसके फ़ायदे अपने ये हैं, एक तो कोई हैसल नहीं है मेटल ब्रेसेस का, आपको कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई इंजरी का खतरा नहीं है। इससे आपका बच्चा खेल रहा है, कुछ खेलते खेलते बॉल लग गई, कोनी लग गई, कुछ भी लग गया तो अगर ब्रेसिज हैं तो इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उल्टा अलाइनस क्या करते हैं, ये प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसा कुछ ऐसे चोट लग गई, कुछ लगी, वो एक प्रोटेक्टिंग लेयर हमेशा एक अपने साथ है, दांतों के साथ लगी हुई है। इसके अंदर और क्या रहता है कि आप इजीली इसको उतारो, अच्छे से क्लीन करो, वापस पहन लो। आपकी कोई डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको कोई पहनने का हैसल नहीं है, पेन नहीं है, डेंटल विजिट बहुत फ्रीक्वेंट नहीं करने पड़ते हैं, और कंप्यूटर कंट्रोल्ड है। जैसा प्लान हमने कंप्यूटर पे किया वैसे का वैसा ही माउथ में रेप्लिकेट करता है, अगर आप इसको ठीक से फॉलो करते हैं तो। और सबसे बड़ी बात, ये नियरली इनविजिबल होते हैं, इनको पहनने के बाद पता नहीं लगता कि पहना हुआ है। इसको पहन के आपकी लाइफस्टाइल में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। आप अपने अपने शोज रेगुलर कर सकते हैं, आप कैमरा के सामने जा सकते हैं, आप कहीं भी सोशल मीटिंग्स में जा सकते हैं। बच्चे हैं तो कहीं भी किसी भी इवेंट में, स्कूल्स में, कहीं कहीं भी इजीली उनको पता नहीं लग पाता कि क्या पहना हुआ है। अच्छा सर, एक आज की डेट में डिजिटल डेंटिस्ट्री टर्म यूज़ होनी शुरू हो गई है, जिसमें ये कहा जा सकता है कि मेरे दांत जैसे हैं, मैं उनमें कुछ एक करेक्शंस करके अपनी स्माइल को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकता हूँ, जो शायद कॉस्मेटोलॉजी का पार्ट है या एग्जैक्टली आपका डेंटिस्ट का पार्ट है, ये आप ही क्लियर करेंगे। और दूसरा, क्या ऐसे ट्रीटमेंट्स कराने हेल्थ वाइज रेकमेंडेड हैं या लोग सिर्फ शौक के लिए करवा रहे हैं? इसको हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री बोलते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, वैसे आपके टीथ में गैप है, या आपके आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, तो ऐसी कंडीशंस को हम विनेयर से भी ठीक कर सकते हैं। ये बहुत ही थिन शेल्स होते हैं जो दांतों पे लगाए जाते हैं। आजकल तो और भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई जिनको हम लुमिनेयर्स बोलते हैं, जो बिना दांत को घिसे ही हम सीधा उनके ऊपर लगा सकते हैं। इससे आपकी ब्यूटी तो एनहेंस होती ही होती है, साथ में फंक्शन भी एनहेंस होता है। ये हम लोगों से कराने का क्या बेनिफिट रहता है, हमारे पास कुछ इतनी एडवांस मशीनें हैं जिनमें हम प्रेशर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके देते हैं, जिसको हम टी स्कैन बोलते हैं। हम ईएमजी करते हैं साथ में, कि ये प्रोसीजर कराने के बाद आपके कहीं आपके कोई मसल्स ज़्यादा एग्रीवेट तो नहीं हो रहे, आपको इसकी वजह से कोई हेडेक माइग्रेन डेवलप तो नहीं हो जाएंगे। तो ये सब प्रोसीजर हम करके साथ में देते हैं विनेयर्स के साथ। अच्छा सर, एक हमने और सुना है कि हमारी कंट्री में कुछ एक स्टेट्स ऐसी हैं या कुछ एक एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे पानी में केमिकल ट्रीटमेंट इस तरह से है कि लोग जितने मर्जी अच्छे ब्रशेस यूज़ कर लें, जितना मर्जी अच्छा टूथपेस्ट यूज़ कर लें, लेकिन उनके दांत के ऊपर पीलापन जो है वो परमानेंट रहता है। और लोग आजकल उसको पॉलिशिंग करवा के ठीक करवाना चाहते हैं ताकि मेरे दांत पीले ना दिखाई दें, कोई भी नहीं चाहता कि मेरे दांत पीले हों। तो सर, क्या ये पॉसिबल है कि अगर आपके दांत परमानेंट पीले हो चुके हैं, उनको वाइटनर किया जा सकता है? यस, ये पॉसिबल है। अगर कोई बच्चा ऐसे ऐसे एरियाज में बचपन से रहा है और उन्होंने ग्राउंड वाटर को कंज्यूम किया है, तो ऐसे कंडीशंस हो जाते हैं, इनको हम फ्लोरोसिस बोलते हैं। ये फ्लोरोसिस क्लीनिंग या वाइटनिंग इन प्रोसीजर से नहीं जाते हैं। ऐसे ऐसे प्रोसीजर प्रोसीजर ना ऐसी कंडीशंस को ठीक करने के लिए हम विनेयर या क्राउन्स के ऊपर जाना पड़ता है, ताकि एक एक लेयर ही अलग से उसके ऊपर चढ़ा दी जाए, जिससे कि वो पीलापन ख़त्म हो। हाँ, अगर अडल्ट एज में आप गए हैं, फिर आपको ऐसा लगता है कि पीले हो गए हैं, कुछ हो गए हैं, तो हम उनको एयर पॉलिश करके, स्केलिंग करके और उसके बाद ब्लीचिंग करके ठीक कर सकते हैं। ब्लीचिंग के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेज़र से ब्लीच कर सकते हैं। हमारे पास फ़िलिप्स जूम वाइटनिंग एक सिस्टम है, उसके साथ वाइट कर सकते हैं हम उनको।
सर मैं आपसे ना एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। मेरी अपनी डेंटल की जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा रही है। जैसे मैंने बॉटल का एग्जांपल आपको अपने ऊपर से दिया था। मैंने बचपन में बॉटल बहुत टाइम तक यूज़ किया, जिस कारण मेरे नीचे के जो टीथ हैं वो जो दो बने ही नहीं, और ऊपर के जो टीथ हैं उनमें गैप आ गया था। तो मैंने काफ़ी बार उसका ट्रीटमेंट कराया, लेकिन मेरे को ये लगता है कि मैं जितना भी ट्रीटमेंट कराता हूँ, अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट अपने हिसाब से डॉक्टर ढूंढता हूँ। जितने वो चार्जेस मांगते हैं मैं उस हिसाब से चार्जेस भी देता हूँ। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे भी किसी भी कैपिंग के ऊपर या जो कैप लगाई जाती है, जो ब्रिजेस लगाए जाते हैं, वो साल 6 महीने हद 2 साल चलता है, उसके बाद नहीं चलता। अभी लेटेस्ट में आपको दिखाऊं तो मेरा वो जो ऊपर की कैपिंग जो कर रखी थी वो फिर से दोबारा निकल के नीचे का मेटल पोर्शन बाहर है। तो मेरा जो ब्रश आज की डेट में 1 हफ्ता भी नहीं चलता, ब्रेसल्स रोज टूटते हैं, रोज फंसते हैं। तो सर ये क्वालिटी ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है या क्वालिटी ऑफ सर्जरी पे डिपेंड करता है? ये दोनों पे ही डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल तो ऑब्वियसली करेगा ही करेगा, लेकिन आप आपने किस क्लिनिक से कराया है, वो कहने के लिए हाई टेक है या एक्चुअल में हाई टेक है। हाई टेक मीन्स क्या वो आपके फेस, आपकी मसल, आपकी बोन्स के हिसाब से टीथ लगा पा रहा है या नहीं लगा पा रहा है, उनके प्रेसेस को देख पा रहा है नहीं देख पा रहा है। मेरे पास बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, बहुत सारे। एक तो बहुत रिसेंट में मैंने किसी एक पंजाबी सेलिब्रिटी का किया है, उसका भी सेम कहानी थी कि मैं लगाता हूँ मेरे टूट जाते हैं, लगाता हूँ टूट जाते हैं दांत, लगाता हूँ फिर निकल जाते हैं, 1 महीना भी नहीं चलते हैं। अभी हमने उनका फुल माउथ रिस्टोर किया है, ही इज़ टोटली चेंज नाउ। एंड या आपका सवाल था कि ये बार बार क्यों निकलते, ये इसलिए निकलते हैं। अगर हम से एक टेबल का एग्जांपल देता हूँ, अगर एक कोने पे ही सारा प्रेशर हम लगा देंगे वो टेबल टेढ़ा घूम जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर आपके माउथ में इतने टीथ हैं, से 30 टीथ हैं या 28 हैं या 32 हैं, तो अगर उनमें से एक भी दांत ऊपर लग गया या एक भी नीचे लग गया तो वो सारा इम्बैलेंस हो जाएगा, है ना। जैसे एक एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको। आप सीधे चल रहे हैं और चलते चलते आपके पैर के नीचे कोई स्टोन आ गया है, कोई छोटा सा भी कंगा एकदम पूरी बॉडी ऐसे हो जाती है। तो ये तो 32 स्टोन्स हैं, इनमें से एक भी ऊपर नीचे होगा तो आपके साथ क्या होने वाला है। तो वो एक सारे दांतों को ही इम्पैक्ट करेगा, खुद तो टूटेगा ही, बाकियों को भी तोड़ेगा। तो सर मेरे को आपके पास ज़रूर आना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ये वाला जो डेंटल ट्रीटमेंट मैंने जो लास्ट कराया था आज से 3-4 साल पहले, उसके बाद मेरे को ये फील होता है कि मेरी जो टंग है ना, मेरे को थोड़ी सी अंदर को स्क्वीज़ करके या टेढ़ी करके रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको वो उतनी जगह नहीं मिल पाती जो उसको मिलनी चाहिए। मे भी हो सकता है ट्रीटमेंट गलत है। तो आई विल बी डेफिनेटली टू बी योर नेक्स्ट क्लाइंट। अच्छा सर, अब एक हमने आपके बारे में पढ़ा है कि आप ये कहते हैं कि लोगों के जो माइग्रेन्स की प्रॉब्लम है या उनके हेडेक्स की प्रॉब्लम है, कई बार वो प्रॉब्लम अपनी न्यूरो में दिखा रहे होते हैं, लेकिन उनको जो प्रॉब्लम है वो डेंटल के कारण हुई होती है। सर ये क्या कोरिलेशन है कि डेंटल के कारण माइग्रेन्स? अगर पेशेंट इन सब थेरेपीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो एक बार डेंटल ओपिनियन भी लेना चाहिए, क्योंकि मोस्टली इन पेशेंट्स में कोई ना कोई डेंटल वर्क हुआ होता है या ग्रोथ मॉडिफिकेशन नहीं हुई होती बचपन में, या बहुत लंबे टाइम तक बॉटल फीड हुई होती है, या कोई ना कोई एबनॉर्मल हैबिट रही होती है। तो ऐसे में क्या रहता है, जैसे मैंने बोला कि 32 स्टोन्स हैं, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे तो हमारी इस मसल, इन पे बहुत ही बैड इम्पैक्ट आता है। अगर ये टेम्पोरल मसल बोलते हैं इनको, अगर ये बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहती हैं तो माइग्रेन्स लाइक सिम्टम क्रिएट करती हैं। अगर ये बहुत हाइपर एक्टिव होती हैं तो ईयर लाइक सिम्टम्स करती हैं। अगर ये, इनको हम डाइगेस्ट्रिक मसल्स बोलते हैं, ये बहुत टाइट रहते हैं तो ऐसा लगता है कि गले में कुछ अटका हुआ है, चौकीनेस की फीलिंग आती है। अगर ये बोन पीछे रह जाती है तो ये टंग पीछे जाती है, हम स्नोरिंग करने लग जाते हैं, हमारा एयरवे ठीक नहीं रहता। तो पता नहीं क्या क्या इससे कनेक्ट हो जाता है। हाँ, तो आप पूछ रहे थे कि टीएमजे के बारे में मैं बोलता रहता हूँ। हाँ, क्योंकि टीएमजे के बारे में अवेयरनेस बिल्कुल ना के बराबर ही है आज के टाइम पे। इस फील्ड के साथ ऐसा हुआ, ना तो मेडिकल वालों ने इसको एजुकेट किया, ना डेंटल वालों ने एजुकेट किया। इंडिया में ये छूट गया है। सर टीएमजे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, टीएमजे एक्चुअल में है क्या? लोगों को ये भी नहीं पता होगा टीएमजे है क्या, आपने टर्मिनोलॉजी नहीं बताई है। टीएमजे कोई टीएमजे जैसे हमारा ये हाथ का जॉइंट है, जी। रिस्ट जॉइंट है, ये नी जॉइंट है, ऐसे टीएमजे भी एक जॉइंट है। इस हड्डी और हमारी स्कल के साथ जो ये इनका जॉइंट है, इसको हम टीएमजे बोलते हैं। राइट। और इससे रिलेटेड जब भी कोई एबनॉर्मल मस्कुलर एक्टिविटी या फिर किसी टीथ की वजह से कुछ भी पेन लाइक सिम्टम्स या कुछ भी ईयर के सिम्टम्स या ब्रीदिंग के या स्लीपिंग डिसऑर्डर के सिम्टम्स आते हैं, इनको हम टीएमडी बोलते हैं, इसको टेम्पोरोमैंडिबुलर डिसऑर्डर बोलते हैं। सर एक पेशेंट वो टीएमजे का पेशेंट है, वो कैसे पता चलता है, क्या सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं? टीएमजे का जैसे बुखार में क्या होता है कि आपको फीवर, आपका टेम्परेचर राइज हो जाता है, राइट। आपको खांसी में क्या आता है, खांसी आ रही है। बट टीएमजे में ऐसा नहीं है, कोई एक एक चीज़ नहीं है। टीएमजे में आपको हेडेक हो सकते हैं, आपको माइग्रेन हो सकते हैं, आपको सर्वाइकल पेन हो सकता है, आपको ईयर में पेन्स हो सकते हैं, आपको ब्रीदिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको गले में ऐसा लगता है कि कुछ अटका हुआ है, ऐसा फील होता है,
जब टीएमजे की वजह से सर्वाइकल पेन हो रहा है तो आपको आपकी फिंगर्स पे नमनेस हो सकती है। कई बार हाथ में और लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट पे या राइट साइड ऑफ चेस्ट पे इतना पेन होता है कि पेशेंट कंफ्यूज हो जाता है कि उसको टीएमजे पेन हो रहा है या फिर उसको कार्डियक डिजीज कोई कुछ हो गया। तो वो हॉस्पिटल जाते हैं, ईसीजी कराते हैं, सब नॉर्मल आता है। पेशेंट को लोअर बैक पेन, अगर पोस्चर में इश्यू हो गए हैं और पूरा पूरा हेड की वजह से पूरा बॉडी का वेट ही एक साइड पे शिफ्ट हो गया, तो उनके नी में पेन, हिप में पेन, हील्स में पेन, ये सब टीएमजे की वजह से हो सकता है। ज़रूरी नहीं ऐसा हो, बट ऐसा होता है कि अगर आपका बॉडी का पोस्चर से आगे हो गया तो नेक में पेन, लोअर बैक में पेन आने लगे। हेड थोड़ा सा टिल्ट हो गया बिकॉज ऑफ दी मसल, तो आपके शोल्डर में पेन, फिंगर्स पे नमनेस, आपके हिप जॉइंट पे पेन, उसी साइड के आपके नी पे पेन, आपके हील्स पे पेन, ये होता है। ऐसे पेशेंट में बॉडी का स्वे इंक्रीज हो जाता है, बॉडी स्टेबल नहीं रहती। वो जब चलते हैं चलते चलते एकदम से ऐसा लगता है कि नी में या किसी चीज़ में झटका हो गया है। ये सारा पोस्चर की वजह से होता है और पोस्चर टीएमजे की वजह से ख़राब हो सकता है। अच्छा सर, जो टीएमडी आप करते हैं, आपने कहा कि नॉर्थ में इस तरफ आप ही एक अकेले डॉक्टर हैं जो इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ना तो उसको न्यूरो वालों ने पकड़ा ना डेंटल वालों ने पकड़ा। तो सर क्या कारण रहा कि आपने इसी को स्पेशलाइज चुना और आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आज की डेट में? जब मैं पीजीआई में था, मेरा स्पेशल इंटरेस्ट था ऑर्थोग्नेथिक सर्जरीज में। जब हम ऑर्थोग्नेथिक सर्जरी करते गए तब देखा कि टीएमजे एक ऐसा जॉइंट है जिसको हम ज़्यादातर ध्यान नहीं देते हैं। तो इसके बारे में जब मैंने पढ़ना शुरू किया, देखना शुरू किया, तो पता लगा इंडिया में इसका कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं। तो इसके लिए फिर मैं थोड़ा सा और लिटरेचर सर्च किया कहाँ पे है। तो मैं यूएस में एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर बेन सेटर, उनके क्लिनिक गया, उनसे सीखा। उसके बाद फिर कुछ और मैंने रेजिडेंसीज करी, देन मैंने कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम करे अमेरिका से ही। उसके बाद फिर मैंने अपना ये सिस्टम स्टार्ट किया। जब स्टार्ट किया, इसको प्रमोट करना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया। अब पेशेंट मेरे पास अराउंड द ग्लोब सब जगह से ही आते हैं, इंडिया से भी हर कोने से आते हैं। फ़्लाइट पकड़ के आ रहे हैं, ट्रेन्स पकड़ के आ रहे हैं, बसों में आ रहे हैं, जिसका जिसका जितना भी बनता है। इससे रिलेटेड रोज़ एक नई नई स्टोरी क्रिएट होती है क्लिनिक पे कि इस पेशेंट को पोस्चर इशू थे, इसको हेडेक्स थे, इसको 22 साल से माइग्रेन थे। 22 साल से माइग्रेन से याद आया कि एक ऐसा डॉक्टर कपल आता है मेरे पास, जो डॉक्टर हैं, उनके 22 ईयर से माइग्रेन थे। एंड उनके हस्बैंड एक काफ़ी रिनाउंड सर्जन है शहर के। तो उनको भी जब मैंने बताया कि ऐसे, तो स्टार्टिंग में उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। नहीं है, क्या तू मजाक कर रहा, हमने दुनिया में कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं छोड़ा और तू इसको ठीक कर देगा। तो मैंने कहा सर ये तो मेरे को टीएमजे का ही लग रहा है। देन ही सेड के नहीं हम बताते हैं, आपको बताते हैं। फिर वो 1 महीने बाद फिर आए। मैंने पूछा क्या क्या रहा सर? कहता यार अब तो आंखों के पीछे पेन और हेडेक ये जा ही नहीं रहा, हमने सब जगह दिखा लिया, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, एमआरआई नॉर्मल, न्यूरो नॉर्मल, एक बार देख क्या होता है। मैंने कुछ उनको फिर स्प्लिंट दिया। उस स्प्लिंट देने के बाद उनका विदिन 24 आवर उनके हेडेक सब चले गए। देन दे केम टू मी अगेन एंड उनका कंप्लीट ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद आज आई थिंक 2 ढाई साल हो गए, उनको कोई एपिसोड नहीं हुआ माइग्रेन का। अच्छा सर, इसमें एक चीज़ और है कि जब भी हम डेंटल ट्रीटमेंट की बात करें या हम कोई भी स्किन ट्रीटमेंट की बात करें, जिसको कॉस्मेटोलॉजी भी कहा जाता है, सर उसके पास जाने से पहले लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर मैं कुछ एक एडवांस ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूँ, या आजकल क्योंकि हर चीज़ को ना ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, उसको एक नई टर्मोलॉजी दी जाती है हर बार। तो उसके बाद लोगों को ये लगता है कि इसमें टर्मोलॉजी एक नई यूज़ हुई है, चाहे ट्रीटमेंट पुराना होगा या इसमें कुछ एडवांसमेंट है, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा। तो सर ये मिथ कहाँ तक है कि कॉस्मेटोलॉजी और जो डेंटल के ट्रीटमेंट्स हैं वो एक्चुअल में बहुत महंगे हैं, या बेसिक इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती? वो डिपेंड करता है आपकी हालत कितनी बिगड़ चुकी है। ये तो डिपेंड तो करता ही है कि आपकी हालत कितनी बिगड़ चुकी है। और इतने हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ इतने इतने इनके कंज्यूमेबल्स यूज होते हैं जिसके अंदर इनकी कॉस्ट थोड़ी सी हाई तो होती है, बट इतनी हाई नहीं होती कि आपको 2 बार सोचना पड़े कि जाएं ना जाएं। आपको हेडेक्स हो रहे हैं, आपको माइग्रेन्स हो रहे हैं, आपका पूरा परिवार डिस्टर्ब है, आपको आपको आना पड़ेगा, आपको एक बार आके दिखाना पड़ेगा। कि ये सोच के कि महंगा होगा, ऐसा नहीं करना है। हम अगर बहुत ज़्यादा माइग्रेन्स हैं, हमारा क्लिनिक भी खुद भी इसको पेशेंट को सपोर्ट करता है। अगर वो नहीं भी अफोर्ड कर पा रहे तो भी हम ट्रीटमेंट तो करके देते हैं। पेन की एक लड़का है, हिमाचल से आता है और उसके पेरेंट्स काफ़ी ओल्ड हैं। 2 लड़का 22 ईयर ओल्ड ही है। तो उसके पेरेंट्स आके एक दिन इतना इतना क्लिनिक में रोए कि बचा लो हमारे बच्चे को,
ही इज़ विद सुसाइडल थॉट्स, कई बार अटेम्प्ट कर चुका है, क्योंकि उसको लगता है उसके ये पेरेंट्स जाएंगे ही नहीं, उसके पेरेंट्स के साथ ही जाएंगे अब, क्योंकि वो हर एक जगह पे जा चुका है, नॉर्थ इंडिया की हर एक मेडिकल कॉलेज में जा चुका है, लेकिन उसको किसी ने नहीं, अभी तक कोई क्योर नहीं दिया है। अब बहुत लोगों से सुना है कि आप हेडेक और माइग्रेन डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से जो होते हैं उनको देखते हैं, तो आप एक बार इसको भी देख लो। उस बच्चे को भी हमने कुछ स्प्लिंट्स दिए, कुछ ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया, तो अब लकीली वो अब ठीक है लड़का, अभी अभी ही इज़ हैप्पी। जब भी ओपीडी में आता है वो सबको मोटिवेट करके जाता है, अगर मैं ठीक हो सकता हूँ तो कोई भी ठीक हो सकता है। अच्छा सर, एक इम्प्लांट्स की जो हम बात करते हैं, नॉर्मली ये कहता है कि इम्प्लांट्स कराने का प्रोसीजर ना आपको कई बार हफ्तों का भी चला जाता है, कई बार दिन भी लग जाते हैं। लेकिन आजकल कुछ हम इस तरह की एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं, वो लोग कहते हैं कि सेम डे आपका इम्प्लांट हो सकता है। सर ये कहाँ तक सही है? सेम डे इम्प्लांट हो सकता है, सेम डे भी हो सकता है इम्प्लांट करने में, कोई ऐसा कोई बिग बिग टेक्निक सेंसिटिव तो नहीं है। हाँ, कुछ कुछ इम्प्लांट कंपनीज ऐसी हैं जो बोलती हैं 3 महीने में इसको लोड करना है, कुछ बोलती हैं इसको 2 महीने में करना है, कुछ बोलती हैं 21 डेज में करना है, कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो आप इनको 3 दिन में भी लोड कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली डॉक्टर्स के पास ये 3 दिन में लोड करने वाला सिस्टम होता नहीं है, बट वो बोलते हैं कि 1 दिन में कर लोड हो जाएगा और 1 दिन में कुछ ऐसा हो जाएगा। इम्प्लांट के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, बहुत सारे, कुछ जिरकोनिया के साथ मिक्स इम्प्लांट है, कुछ टाइटेनियम इम्प्लांट है। तो ये इम्प्लांट एक 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 बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो इम्प्लांट किससे डलवाना है, क्या कराना है, ये बहुत ही वाइजली चूज़ करना चाहिए, क्योंकि इम्प्लांट डालना एक अलग चीज़ है, उसको सस्टेनेबल बनाना एक अलग चीज़ है, क्योंकि मोस्टली डॉक्टर्स के पास वो टेक्निक नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि वो प्रेशर मेजर करके देखें। आपने इम्प्लांट डलवाने हैं अपने माउथ में, लेकिन आपने ये तो देखा ही नहीं कि उसके ऊपर लोड कितना है। वो ऐसा तो नहीं है कि बाकी जो नेचुरल टीथ है उससे ज़्यादा लोड है। अगर ऐसा होगा तो या तो इम्प्लांट फ्रैक्चर होगा आपका, या फिर वो फेल हो जाएगा। तो ऐसी ऐसी टेक्निक को चेक करने का भी, या फिर बहुत सारे लोग क्या करते हैं उसको नीचे ही छोड़ देते हैं, ना तो उसको टच ही नहीं करते आपस में, लेकिन उसका पर्पज़ तो सॉल्व हुआ नहीं। अगर उसको एक फंक्शन में भी रखना है, एक ऑप्टिमम लेवल तक उसके फोर्सेस भी रखने हैं, तो आपको क्लिनिक थोड़ा सा वाइजली चूज़ करने पड़ेंगे। वही उन्हीं क्लिनिक के पास जाना चाहिए जिनके पास ये टेक्निक है, जो आपके फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट करके आपके ओरल हेल्थ को, आपकी मस्कुलर हेल्थ को, आपकी एयरवे को, इनको ध्यान में रख के प्रैक्टिस करते हैं। सर जैसे आपने पीछे एक हिमाचल के बच्चे की स्टोरी बताई, उसकी माइग्रेन की प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन बताया। सर कोई ऐसा डिज़ास्टर केस आपके पास आया हो कि उसका इम्प्लांट हो चुका हो और उसके बाद इतना डिज़ास्टर हुआ कि बंदा दुखी होकर आपके पास आया कि मैं अब इसको बर्दाश्त ही नहीं कर पाता, कि मेरा तो इम्प्लांट ही निकाल दो, मैं तो दुखी हूँ, इम्प्लांट करवाना ही नहीं है, और ऐसा आपने कोई ट्रीटमेंट किया? ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं, नॉट ओनली इम्प्लांट के, फिलिंग कराया है, हेडेक्स हो रहे हैं, सेंसिटिविटी हो रही है, लगातार सेंसिटिविटी चली जा रही है, दांत निकलवाया है, उनके उनके जौ में पेन हुए जा रहे हैं, किसी ने किसी कैप लगाई है, उनको जब से कैप लगाई है तब से मेरे को ना बेचैनी होने लगी है, मैं सारा दिन ऐसा ही करता रहता हूँ। ये एक टिपिकल एग्जांपल है जहाँ पे हम बिना मसल्स को, बिना जॉइंट को ध्यान में रखते हुए डेंटल प्रोसीजर कर देते हैं। मोस्टली डेंटल प्रोसीजर से चाहे 0.5 मिलीमीटर ही है, आपके टीएमजे को वो इम्पेक्ट करता है, तो हमेशा उसको ध्यान में रख के ही फिलिंग करना है, और उसको ध्यान में रख के ही आपका रिस्टोरेशंस करनी है, उसको ध्यान में रखते ही प्रोसीजर्स करने हैं। बट मोस्टली सैडली ये टेक्निक अभी सबके पास नहीं है। अच्छा सर, एक हमने चीज़ देखा है कि हमारे कुलीग से हमारे फ्रेंड सर्कल साथ में होते हैं, जो लोग अपने आप को बहुत अच्छा केयर करते हैं, उनकी डेंटल हाइजीन भी बहुत अच्छी, वो ब्रशेस भी अच्छा करते हैं, टूथपेस्ट अच्छा यूज़ करते हैं, गार्गल भी अच्छे से करते हैं, लेकिन उनके मुंह से जो स्मेल है, जो ऑडोर है, वो जाने का नाम ही नहीं लेता। उनको 24 घंटे अपने मुंह में कुछ ना कुछ माउथ फ्रेशनर या ऐसा रखना पड़ता है, जबकि वो कुछ ऐसा गलत भी नहीं खा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण रहता है कि कुछ लोगों के मुंह से जो माउथ ऑडर है वो जा ही नहीं पाता? माउथ ऑर्डर, सिर्फ दांत गंदे हैं इससे माउथ ऑर्डर होगा, ये सही नहीं है ऐसा कहना। माउथ ऑर्डर आपकी टंग क्लीनिंग की वजह से भी हो सकता है कि टंग ही ना क्लीन कर रहे हो। माउथ ऑर्डर आपके गम क्लीनिंग की वजह से हो सकता है। माउथ ऑर्डर आपकी कोई बड़ी बड़ी कैविटी माउथ में उसकी वजह से हो सकता है। माउथ ऑर्डर आपके साइनसिस में कुछ इशू है उससे हो सकता है। माउथ ऑर्डर आपके, अगर रात को आप ग्राइंडिंग करते हैं उसकी वजह से ब्रेक डाउन होता है पेरिडोन्टल, उसकी वजह से हो सकता है। माउथ ऑर्डर आपके अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस की हो सकता है, अगर आपको रीनल कोज है, आपको डायबिटीज़ है, कुछ है, उसकी वजह से हो सकता है। माउथ ऑर्डर आपको बहुत सारी पेरिडोन्टल डिजीज़ है उनसे हो सकता है। तो पहले ये रूल आउट करना पड़ेगा कि माउथ ऑर्डर हो क्यों रहा है। सिर्फ दांत चमकाते रहेंगे, ब्रश करते रहेंगे, उससे माउथ ऑर्डर चला जाएगा,
तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। कारण है हज़ार और हमें एक को ट्रीट करे जा रहे हैं, तो वो नहीं ठीक हो सकता है ऐसे, वो चेक कराना पड़ेगा उसको। हमारी जो कन्वर्सेशन सारी रही है और जितना हमने आपके बारे में रिसर्च किया है, आपकी तरफ से ये स्टेटमेंट्स एक आती हैं कि आपके पास द मोस्ट एडवांस्ड क्लिनिक है डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए इन मोहाली और चंडीगढ़ में। तो सर ऐसा क्या एडवांसमेंट आपके पास है जो बाकियों के पास नहीं है? ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो आप चैलेंज करते हो कि द मोस्ट एडवांस आपने ही अपने क्लिनिक में जो है इंस्टॉल कर रखे हैं? हमारे क्लिनिक पे एडवांस लगभग एवरी एवरी जो इक्विपमेंट है वो लेटेस्ट साइज एंड शेप में है। एंड उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं अपने टीएमजे की इक्विपमेंट ही बोलता हूँ कि हम जब टीएमजे ट्रीट करते हैं तो हम रियल टाइम में इलेक्ट्रोमायोग्राफी यानी मसल्स ऑफ मेस्टिकेशंस की रीडिंग साथ साथ चल रही होती हैं। हमारे पास टेक स्कैन है जिसमें हम एक एक टूथ के ऊपर कितना प्रेशर जा रहा है वो चेक कर सकते हैं। हमारे पास एडवांस लेज़र मशीनें हैं, हमारे पास एडवांस जर्मन मेड सीबीसीटी है। हम जब इम्प्लांट डालते हैं तो हम सर्जिकल गाइड वाले मेथड से डालते हैं, जो कि बहुत ही एक्यूरेट रहता है और पूरा पूरा जहाँ प्लान किया होता है कंप्यूटर में वहीं जाता है वो। हम जो फुल माउथ रिहैब करते हैं जिनमें इम्प्लांट लगाने होते हैं वो विद इन 2 वीक्स हम उसको करके भेज देते हैं। स्पेशली ये अच्छा रहता है जो बाहर से पेशेंट आते हैं उनके लिए। हमारे पास जो जो रेडियोलॉजी के इक्विपमेंट हैं वो इतने एडवांस है कि आपको 100 गुना कम रेडिएशन देनी पड़ती है उनमें। और जो बाकी जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे लाइक डेंटल चेयर, 3D प्रिंटर, ये सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट है इसमें। हमारे पास जॉइंट वाइब्रेशन एनालिसिस सिस्टम है। इसके अंदर हम टीएमजे क्लिक्स जो होते हैं उनको स्टडी कर सकते हैं, बार बार एमआरआई कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो हम डेंटल चेयर के ऊपर ही अपने सॉफ्टवेयर और उस इंस्ट्रूमेंट की वजह से देख सकते हैं कि क्लिक कहाँ आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। हमारे पास जॉ ट्रैकिंग सिस्टम है जिसमें हम मेस्टिकेशन एनालिसिस कर सकते हैं, जॉ डेविएशन देख सकते हैं, माउथ को कहाँ रिलैक्सेशन मिल रही है, मसल्स कहाँ रिलैक्स्ड हैं वो देख सकते हैं। किसी एक पर्टिकुलर एनोमली की वजह से अगर जॉ डेविएट हो रहे हैं तो उनको देख सकते हैं। तो ऐसा ऐसा बहुत कुछ है। मैं बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई होंगी मेरे से बताने में। अच्छा सर, जैसे आपकी फील्ड ने एडवांसमेंट लिया है, ऐसे हमारे ब्रश करने का तरीका और ब्रशेस भी एडवांस हो गया है। आजकल सर इलेक्ट्रिकल ब्रशेस भी आ गए हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिकल ब्रशेस हर कोई यूज़ कर सकता है या कुछ एक दांतों की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको नहीं करने चाहिए, या जिन्होंने कुछ प्रोसीजर्स करा रखे हैं उनको ऐसे ब्रशेस नहीं यूज़ करने चाहिए? सी ब्रश ये तो एक एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ब्रश ठीक से करना, ब्रशिंग ये मैटर नहीं करता कि आप इलेक्ट्रिकल ब्रश कर रहे हैं और आप मैनुअल ब्रश कर रहे हैं कि तो कौन सा अच्छा रहेगा। दोनों ही ब्रश अच्छे हैं। आपने इलेक्ट्रिकल ब्रश रख लिया और मुंह में ऐसे ही रख लिया, वो अपने आप कर देगा ऐसा तो नहीं है, आपको उसको रोटेट तो करना पड़ेगा। अगर उसके उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया और हम बस टूथपेस्ट की फ्रेशनेस से लेके हाँ हाँ हो गया क्लीन, तो वो भी सही नहीं है। मैनुअल ब्रश मेरी तरफ से ज़्यादा रिकमेंडेड रहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आप कौन कौन से सरफेस पे रह रहे हैं, कौन कौन से छूट गए हैं। बेसिकली जो इलेक्ट्रिक ब्रश कभी आए थे या जिस वजह से ये मार्केट में इनकी मार्केटिंग स्टार्ट हुई थी, वो तब हुई थी कि स्पेशल चाइल्ड वाला में या फिर कोई बंदा जिसके हाथ नहीं चल पा रहे हैं वो ढंग से बस उसको लगाता रहे, ब्रश अपने आप करते रहे। एफिशिएंसी अगर देखेंगे तो मैनुअल ब्रश की ज़्यादा रहती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक ब्रश। सर अभी आप बता रहे थे कि बिना ब्रेसेस के आपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स किए हैं। तो अगर हम एक स्टैट्स पे जाना चाहें तो इस स्पैन ऑफ टाइम में, इस रीजन में आप अभी तक कितने पेशेंट्स को इस तरह से ट्रीट कर चुके हैं? इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं। से अलाइनर्स में बहुत सारी कंपनीज हैं। हम मोस्टली इनविजिलाइन करते हैं। दूसरा हमारा इन हाउस सिस्टम भी है, हम उससे भी काफ़ी पेशेंट कर चुके हैं। बट मोस्टली हम इनविजिलाइन ही करते हैं, और इनविजिलाइन में हम पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा केसेस कर चुके हैं। एंड मोर देन 1000 पेशेंट को हम हैप्पीली स्माइल दे चुके हैं। ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट को करने में एक्सपीरियंस तो चलो चाहिए ही, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अप्लायंस ही सब कुछ कर सकता है। और हमने मोर देन 1000 पेशेंट कर लिए हैं, और इस साल हम ब्लैक डायमंड भी हैं 2024 में। ब्लैक डायमंड मीन्स हर साल जो 400 से ज़्यादा केसेस करते हैं उनको ब्लैक डायमंड बोलते हैं इनविजिलाइन के अंदर। तो इस एक्सपीरियंस के साथ मैं तो यही कह सकता हूँ कि जितना ब्रेसेस इफ़ेक्टिव हैं उतने ही अलाइनर्स भी इफ़ेक्टिव हैं, बशर्ते वो ठीक से प्लान किए जाएँ, ठीक से एग्जीक्यूट किए जाएँ, एंड पेशेंट भी उन चीज़ों को फॉलो करें।
तो दोस्तों ये थे डॉक्टर सोमवीर सिंह, जिन्होंने डेंटिस्ट्री में जो एक एडवांसमेंट्स हो रही हैं उसमें नए नए लेटेस्ट टेक्निक्स आ रही हैं, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो हम कई बार उनको इग्नोर कर जाते हैं वो डेंटल से ही रिलेटेड होती हैं। तो अगर इन सब चीज़ों के ऊपर आपके अभी भी कोई सवाल रह गए हों, या आपको लगता है कि कुछ एक चीज़ें छूट गई हैं, तो आप डॉक्टर साहब के पास डायरेक्ट जाके उनके क्लिनिक में उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। इनकी डिटेल्स सारी आपको डिस्क्रिप्शंस में मिल जाएंगी। एक बार विजिट कीजिए अगर आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम लगती है। तो एडवांसमेंट जब हम हर चीज़ में हो रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी ओरल हाइजीन को भी एडवांस करें। इसी नोट के साथ हम आज लेंगे आपसे विदा।